बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मियां नवाज शरीफ से एस्टेब्लिशमेंट की डील की जो फाहें हैं उन्हें सिर्फ क्यासराइयाँ करार दे दिया। उन्होंने कहा जनाब ये कहाँ डील हो रही है, क्या हो रहा है, तो उनसे पूछें जो डील की बात करते हैं। और दूसरा, उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या हुकूमत को एक्सटेंशन देनी चाहिए, इस पर क्या बात की, ड्यूरेंट लाइन पे क्या बात की, हमारी इक़्तिसादियात के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं, इन पर हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि भाई की ज़मानत दी हुई है उसको वापस लाए। इस पर अटार्नी जनरल ऑफिस क्या सोच रहा है, क्या वहाँ को डायरेक्शन मसूल हुई है, नहीं हुई है, इस पर बात करेंगे। और फिर कल जो मैंने एक अर्ज़ किया था अपने वीलाग में कि इमरान खान के 98 लाख बल्कि 1 करोड़ के करीब जो टैक्स रिटर्न के मुताबिक जो टैक्स उन्होंने अदा किया है 2019-20 में, तो मैंने एक बात कर दी थी कि अभी यानी कि मेरे जहन में शक है ये कि शायद वो उन्होंने कोई अमनेस्टी स्कीम से ना फ़ायदा उठाया हो। अमनेस्टी स्कीम 2 दफ़ा आई थी ना, शुरू में 18 में और 19 में। एक तो ये थी उनकी खाकान अब्बासी साहब एक दे गए थे पहले, उसमें वो कर गए थे कि जनाब 5% आप दे दें जो छुपाए हुए असासे हैं उनका, तो वो ब्लैक मनी जो है वो वाइट हो जाएगी। फिर इन्होंने जो इमरान खान हुकूमत पहले तनकीद करते रही थी उस पर, और फिर ख़ुद ये लेके आए थे यही स्कीम, और इन्होंने 4% वो कर दी थी। इमरान खान साहब जो कानून है उसके मुताबिक दोनों कवानीन जो थे, खाकान अब्बासी वाला और इमरान खान वाला, अमनेस्टी स्कीम के दोनों अदवार में जो आयत थी, स्कीम आई थी, उस कानून के तहत ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए और इसको जो सॉवरेन गारंटी दी गई थी, तो उसमें जो वज़ीर आज़म, वज़रा आला, वज़ीर, अरकान पार्लियामेंट, MPs वो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो मैंने चेक किया, कहीं जुगाड़ जुगूड़ लगा के कहीं 2 नंबरी करके कोई लगा ले तो वो कहते नहीं, वो पकड़ा जाता है बंदा, वो हो नहीं सकता। बहरहाल इनकी बहन के बारे में ये कहा जाता है, अलीमा खान, आपको याद होगा 100 मोटर लिया था साकिब निसार साहब ने। साकिब निसार साहब ने इनके खिलाफ जो भी 100 मोटर लिए थे वो इनको रेगुलाइज करने के लिए, इनकी जायदादों, इनकी करप्शन, जो भी इनके मामला थे। अलीमा खां का जो पता, जो दुबई की जायदादें बाहर आई थी, तो अलीमा खां की वहाँ जायदादें थी, अपने एसेट्स में उन्होंने पाकिस्तान में जो रिटर्न दी थी उसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ था उसका। तो पहले तो उन्होंने खबर ये आई थी कि उन्होंने 25% उसका दे के जुर्माना, तो वो रेगुलाइज करवा लिए। असखत नोटिस में फिर ये बात आई कि जनाब वो अमनेस्टी स्कीम के तहत 5% जो उनकी जायदाद, वो जो मनकूला और गैर मनकूला तमाम जायदादें जो उन्होंने छुपाई हुई थी उनका 5% पे किया उन्होंने, और एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा गई। और फिर जो जजमेंट आखिरी आई थी उसमें ये बताया गया था कि FBI ने कहा था कि हमने इन पे 2 करोड़ 94 लाख रुपए हर्जाना या जुर्माना ये डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था जनाब 2 करोड़ 94 लाख रुपए दो फटाफट, और अरबों की जायदाद अपनी जो है उसको जनाब या अरबों की जो काला धन है उसको आप वाइट करवाएं। तो वो अलीमा खान साहब ने कोई जुर्माना दे के वो अपनी ब्लैक मनी जो है वो वाइट करवाई थी। उन्होंने कहा जी मुझे बताया था मेरे वकील ने कि ज़रूरत नहीं है दुबई वाली, वो वकील इन्हें भोले नहीं होंगे, एक बनी किमें सी ये नहीं पूछा किसी ने, पैसे बाहर किमें गए नहीं किसी ने पूछा। वो तो उस वक्त अदालत जो थी साकिब निसार साहब वाली, वो काम ही ये कर रही थी कि जनाब इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं इनको पाक साफ करके अदालत के का एक चक्कर लगवा के इनको पाक साफ डिक्लेयर कर दिया जाए। बहरहाल 2 करोड़ 94 लाख रुपए रिकॉर्ड के मुताबिक इनको जुर्माना किया गया था। और फिर फवाद चौधरी साहब कई दिन तक कहते रहे कि जनाब 10 दिन के अंदर अंदर हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, कि उनके भाई ने ज़मानत दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो 16 नवंबर 2019 की जजमेंट का मैंने जिक्र कर चुका हूँ, जो इनके अंडरटेकिंग वो भी दिखा चुका हूँ। तो उन्होंने कहा था ना वो आप हम पिटीशन दायर करेंगे, अटॉर्नी जनरल तैयारी कर रहे हैं उसकी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। तो फिर वो वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर, वो 7-8 5-7 दिन तो हो ही गए हैं, वो अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं हुई। वो पिछले दिनों अटॉर्नी जनरल साहब लाहौर में थे,
तो बड़ा अफवाह फैल गया जनाब नवाज शरीफ का केस खोल के फाइलें देखने आए हैं, ये है वो मैं पूरे वसूख के साथ ये बात बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने लाहौर में 2 शादियाँ अटेंड की थी, 2 जजों के बच्चों की शादियाँ थी, तो वो शादियाँ उन्होंने अटेंड की पिछले दिनों लाहौर में आके, और फिर अपने जो लाहौर ऑफिस है वहाँ वो तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन्होंने तस्वीरें तो बनाई हैं मुलाजमों के साथ और दीगर लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने ना शहबाज शरीफ केस का जिक्र किया, ना ही उनके केस की फ़ाइल मंगवाई, और फिर उनको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं, ये तैयारी के लिए वो इस्लामाबाद में बैठ के सारा कुछ कर सकते होते हैं। वो तो अपनी शादियाँ बता के चल गए। अब इतला ये है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की कि जनाब ये इनके बयानात की वजह से उन्होंने अपनी ज़हनी तैयारी कर ली है, लेकिन वो कोई वहाँ पिटिशन के लिए हुकूमत की तरफ से डायरेक्शन ना तहरीरी ना ज़बानी अभी तक मसूल नहीं हुई है, और अवॉइड कर रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफिस। मेरे ज़राए बता रहे हैं कि वो इस पिटिशन की मुखालफत करेंगे। उन्होंने अपनी राय बना ली है ना कि जनाब अगर हमसे पूछा गया तो हम क्या करेंगे। अगर पूछा गया तो वो ये कहेंगे, जो मेरी इतला के मुताबिक उनके ख्याल में ये केस कमज़ोर है। एक तो ये कि उसमें डॉक्टर जो है उसकी राय बड़ी मुकद्दम है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म और मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के जो एफिडेविट्स हैं उनके मुताबिक इनका हाई कमीशन का नुमाइंदा जाके डॉक्टर से पूछ सकता है, इनके फिजिशियन से, कि जनाब इनकी तबीयत कैसी है, सफ़र के काबिल हैं नहीं हैं, और इन्होंने फैसिलिटेट करना है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहेगा, अपने मरीज़ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे मरीज़ के मफादात को नुकसान पहुँचे। वो कैसे मिसकंडक्ट है, ये प्रोफेशनली मिसकंडक्ट में आएगा अगर डॉक्टर कोई ऐसी बात करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये गए ही नहीं अभी तक वहाँ। और तीसरी बात यह है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इस एफिडेविट की बुनियाद पे या यकीन दहानी की बुनियाद पे किस हद तक हो सकती है, किस हद तक नहीं हो सकती, इसके बारे में भी वो कहते हैं कि ये 100% श्योर नहीं है, क्योंकि ये साबित करना पड़ेगा पहले कि ये अदालत की तौहीन अदालत की गई है या अदालत के हुक्म की नाफरमानी की गई है, फिर ये कार्रवाई हो सकती है। और वो कहते हैं कि इस हवाले से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर हम जाते हैं कि भाई को वापस लाओ, तो ये केस मजबूत नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा भी हो सकता है कि अदालत मज़ीद ठप्पा लगा दे कि यार एक बीमार बंदा तुम उन्हें वापस लेना चाहते हो कि नहीं आ सकता वापस ये। और फिर सुना है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हैं आजकल। असल में तो उनकी जो है ना तेज़ी तरारी आजकल आई हुई है उनके अंदर, राब्ते जनाब ये पीपल्स पार्टी से राब्ते, अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा करना, और फिर वहाँ जो मिनी बजट में कोई कार्रवाई डालना, कोशिश करना, अतहदियों को तोड़ने की कोशिश, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस बात ने परेशान किया हुआ है इमरान खान साहब को। और फिर ये खौफजदा हैं जब कहते हैं जनाब नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, तो पता नहीं क्यों इनके हाथ पाँव फूल जाते हैं। कभी कहते हैं जेल तैयार है, कभी कहते हैं हम खुद लेके आएंगे, कभी कहते हैं जनाब आ नहीं सकता, कभी कहते हैं मुख्तलिफ धमकियाँ, गिदड़ बपकियाँ। और फिर फवाद चौधरी साहब की ये भी एक मेरा ख्याल है गिदड़ बपकी ही साबित होगी। और फिर वो मौलाना के और उनके आपस में कोई राब्ते हो गए हैं। नवाज शरीफ की ये बातें की, मैंने बता दिया था पहले ही एक व्लॉग में कि ये इस्तीफ़ों वाली बात जो है वो अब पीछे हो गई है। ये असम्बली के अंदर भरपूर अंदाज में एक मुनज़्ज़म अंदाज में जैसे तहरीक लाई जाती है, पूरी जमा तफरीक करके इमरान खान के ख़िलाफ़, उस तरह की कोई वो जो खबर है मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की, एक तो उन्होंने ज़ाहिर मुबारकबाद दी, रवायती बात कि जनाब आपने बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा तीर मारा है। दूसरा वही बात जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि असम्बली के अंदर पूरी ताकत का मुजाहरा किया जाए। और फिर 23 मार्च का लॉन्ग मार्च, कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब शायद क्योंकि वहाँ बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं मार्च में, तो मौलाना साहब वहाँ मसरूफ़ होंगे। मैंने कहा तक नहीं, इसके बावजूद जो आपके वज़ीर दाखिला हैं वो परेशान है। परेशानी की वजह यही है कि शायद 23 मार्च का लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी नहीं किया जा रहा। अच्छा, अब आते हैं जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनसे ये सवाल पूछा गया कि जनाब कमर जवेद बाजवा साहब जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, क्या उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर
इस साल नवंबर में जो उनकी रिटायरमेंट आ रही है, लेकिन 2 साल की एक्सटेंशन उन्हें मज़ीद मिल सकती है, क्योंकि उनकी उम्र अभी 64 साल से 2 साल कम होगी। तो ये यानी कि सेकंड एक्सटेंशन, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? ये सवाल किया गया। उन्होंने जनाब इस पे जो DGISPR हैं बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने इस पे जो बात की है, उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना, आप ऐसी जो तस्वीर वाली बात है, इसमें क्यास आराइयों से एतराज़ किया जाए। ये क्यास आराइयाँ ना करें, इससे बड़ा नुकसान होता है क्यास आराइयों से। लेकिन उन्होंने ये दो टोक इसका जवाब नहीं दिया। जैसे रहील शरीफ साहब के हवाले से ये खबर आ गई थी कि जनाब वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, तो उसके बाद ज़ोर बड़ा लगा कि एक्सटेंशन दे दियो, एक्सटेंशन दे दियो, एक्सटेंशन दे दियो। लेकिन नवाज शरीफ डटे रहे कि नहीं, एक्सटेंशन नहीं दी। आखिर में तो 6 माह पे बात आ गई थी, 6 माह की एक्सटेंशन ही दे दियो। ये अब ये ओपन सीक्रेट्स हैं, ये अब खुफिया चीज़ें नहीं रह गई, ये बातें जो है बाहर आ चुकी हुई हैं। और फिर ड्यूरल लाइन पे बात उन्होंने की, उसमें हम आते हैं कि नवाज शरीफ वाली जो बात उन्होंने की है, तो उन्होंने वो साफियों ने पूछा कि जनाब ड्यूरल लाइन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वो उस पर बाढ़ शाड़ आप लगा रहे हैं, तो वहाँ अफ़गानी जो तालिबान हैं, उनके जो तालिबान हुकूमत, उनके जो वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने इसको ड्यूरल लाइन फिर कहा है कि जनाब ये मुतनाज़ा इलाका है, बाढ़ नहीं लगाने देंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, पूरी दुनिया ने माना हुआ है, तस्लीम किया हुआ है, और जो गलतफहमियाँ पाकिस्तान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं, उनसे हम वो कहते हैं कि जनाब कोशिश करते हैं गलतफहमियाँ पैदा ना हो, बड़े हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, उसको उन्होंने मेज़ पे बिठा दिया था, लेकिन वो अपनी बातों से मुकर गए। उनके खिलाफ अब ऑपरेशन हो रहा है और भरपूर ऑपरेशन होगा, उनके अंदर भी कुछ दड़बंदियाँ हैं TTP के दरमियान, इस तरह की बात की। और उनका जो लुब्बे लबाब था वो यही था कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो ठीक हैं। अच्छा यार, ये जो है ना तालिबान के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, वो समझनी हो तो ये एक किताब कल ही मार्केट में आई है, हम तालिबान और अफ़गानिस्तान। ये किताब का अनवान है। हबीब अकरम साहब ये इसके राइटर हैं, वो दुनिया वाले। जिन दिनों वो हो रहा था ना, इनखला हो रहा था फ़रार की शक्ल में अमरीकी अफवाज का, और तालिबान वहाँ कब्ज़े कर रहे थे, तो उन दिनों ये हबीब अकरम साहब अफ़गानिस्तान में थे। वहाँ उनकी मुलाकातें भी हुई, इंटरव्यूज़ भी हुए, लोगों से भी मिले। लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तल्लुकात हैं, या जो मोहब्बतें हैं, या जो नफ़रतें हैं, इनके बारे में जितने भी सवालात आपके जहन में उठते हैं। ये रात मैंने पढ़ी है किताब, तो इसमें तकरीबन उन तमाम सवालात के जवाब, जो ताज़ा तरीन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अगर उसको समझना हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। ये किताब है हम तालिबान और अफ़गानिस्तान, हबीब अकरम साहब की लिखी हुई है, अक्स पब्लिकेशंस ने ये शाया की है। मैं समझता हूँ इस किताब को देखने के बाद कि इसको हमारे वज़ीर ख़ारजा को कम से कम ज़रूर पढ़ना चाहिए, या हमारे जो ख़ारजा का महकमा है, वज़ारत ख़ारजा, वहाँ के अफसर जो हैं वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह, उनको मैं कहता हूँ हबीब अकरम साहब से कि उनको कापियाँ भिजवाएँ। ये बहुत सारी गुत्थियाँ जो है ये सुलझा रही है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें, इसको देखेंगे आप कि हमारे दिल में है कि तालिबान शायद हमारे शहदा हैं, हमारे आशिक हैं, या हमने जो उनकी मदद की है वो उससे बड़े वो हमारे मरहूने वो कह लें कि ताबेदार हैं। ऐसी बातें नहीं हैं। और वहाँ के लोग शायद पाकिस्तान से, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे लगता है कि वहाँ के लोग जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, जो अशरफ गनी वाले भी और तालिबान वाले भी, तो वह बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। लेकिन किताब में बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने इन बातों का जिक्र कर दिया है। और फिर जो अहम बात बाबर इफ्तिखार साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, वो ये कहते हैं, उनसे पूछा गया कि डील की बातें हो रही हैं नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने कहा जनाब ये बातें जो हैं ये बेबुनियाद हैं, बाबर इफ्तिखार साहब कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं जनाब कौन डील कर रहा है, इसके मुहर्रकात क्या हैं, ये बात की है उन्होंने। और शवाहद क्या है कि कोई डील शील हो रही है, जो बातें हो रही हैं। और अहम बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा यार हमें इस मामले में
ना जाए, हम पहले भी कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इससे बाहर रखा जाए। उनका शाम को प्रोग्राम होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया, ये क्या सराइयाँ जो हैं इनसे एतराज़ किया जाए, इनको हवा ना दे। हम वो कहते हैं कि आइन के तहत हुकूमत जो हमें हुक्म जारी करती है उसकी हम पाबंदी करते हैं, और जो कहते हैं कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं इस वक्त उनमें कोई मसला नहीं है। वो हम कहते रहते हैं ना कि अक्सर के 6 अक्टूबर के बाद मामला ख़राब हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और फिर वो कहते हैं कि जो हमारे जो माशी सूरत हाल है वाकई अबतर है, लेकिन ये जो चैलेंज है ये अब का नहीं है, ये काफ़ी अरसे से हमें इन चैलेंजेस का, पैसों वाला का मामले का सामने हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए अपनी दफाई ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का बजट जो है वो डिफेंस बजट जो है उसका तो कोई मैच ही नहीं है। हम तो वो पिछले दिनों पता नहीं क्या आपने कोई नहीं इजाफा नहीं करवाया डिफेंस के अखराजात में वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें चाहते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना कि आप मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप में कोई मसला नहीं है, कोई मिलिट्री अफसर, फौजी अफसर, फौज का सरबराह और वज़ीर आज़म या हुक्मरान ये कभी नहीं कहते कि हमारे दरमियान कुछ मसाइल हैं। ये ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं होती, इस तरह रिकॉर्ड पे नहीं होती, या बरमला जिनका इजहार नहीं किया जाता। ये कभी भी कोई भी हुकूमत हो और कोई भी DGI SPR हो, कभी वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमारी और हुकूमत की लड़ाई हो रही है, हुकूमत ने हमारी फ़लाँ बात नहीं मानी थी तो हमने ये कर दिया, हमारी ये बात नहीं थी हमने वो कर दिया। मासवाए इसके के जू मैनी सी हल्की सी नवाज शरीफ के दौर में जो वहाँ से ट्वीट होते थे और नया पाकिस्तान की बातें हो जाती थी कभी कभार, और जीतने पर मुबारकबाद भी दी जाती थी, और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, इस तरह के ट्वीट होते रहे हैं। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा जाता था तो उस वक्त भी ये कहा जाता था नहीं टेंशन वाली कोई गल नहीं, सब ठीक चल रहा। लेकिन इतला यही है वज़ीर आज़म हाउस से, जब वज़ीर आज़म की कबीना के अरकान के मुँह से जो सुनने में आ रही हैं बातें कि मामला 100% ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है लेकिन मसाइल कुछ हैं। ये जब इनकलाब आना होता है या हुकूमत को गिराना होता है उस वक्त वो ओपन वो तैयार नहीं प्लान कर रहे होते, वो अगर होता भी है तो उसको खुफिया रखा जाता है। और फिर नवाज शरीफ के साथ जो डील की बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि जनाब बताएं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि क्यों डील करनी है, क्यों महरक़ात क्या हैं, शवाहद क्या हैं, जो बात करता है डील की आप उसी से पूछें कि कहाँ डील हो रही है, ये सवाल आप भी उनसे पूछें। सानू असी पहलों भी क्या कि सानू इस मामले च ना घसीटिया करो, सानू लागी रखा करो, ये वो बात कर रहे हैं। यही असल जो डील का जो नुक्ता है बुनियादी वो यही है कि फ़ौज सियासत से अलग रहे, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसा कोई इकदाम ना करे जिससे ये लगे कि वो किसी सियासी जमात की जो हुकूमत में है या हुकूमत में नहीं है उसकी बेजा हमायत कर रही है या अपने दायरा से बाहर निकल कर हमायत कर रही है और इलेक्शन में मुदाखलत किए बगैर हम इस तरह की जो बातें चाहते हैं। वो डील का नुक्ता ही बुनियादी ये है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें जनाब इसमें ना घसीटें इस मामले में सियासत में, तो फिर तो ये वही बात है ना जो डील का इब्तिदाइया है, जो पेश लफ्ज़ हैं उसके, वो तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी मामले में मुदाखलत ना करे, जो उनका आईनी किरदार है वो अदा करे। वो ठीक है, वो जिन मामलात में वो पाबंद है हुकूमत के अहकामात की आईनी तौर पे उन पर भी अमल करें। और वो जो कह रहे हैं बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये कहा है कि जनाब डील शील की बातें इसको कम डिस्कस करना चाहिए, और ये इससे वो कहते हैं बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और जो भी ज़ाहिर एक रवायती चीज़ें जो हैं वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डील की बातें हैं वो हो रही हैं, बड़े बड़े साफ़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं। मैं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो फरमाया है उसकी तरदीद नहीं कर रहा कि जनाब ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे भी होती हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनका जिक्र नहीं किया जाता, अगर होती हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे भी इवन कि सरकारी मामला जो होते हैं उसमें बाज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर हम कोई सवाल पूछ लेते हैं तो मुतलका वज़ीर या जो भी साहब होते हैं
वो उसका जवाब गोल मोल दे देते हैं, लेकिन बाद में साइड पे चाय शाय जब हो रही होती है तो साइड पे ले जाके हमें थोड़ा सा समझा देते हैं कि भाई जी असल गल ये ना करया करो ये गल्लां। तो वो भी यही कह रहे हैं बाबर इफ्तिखार साहब, ना करया करो ये गल्लां, ठीक है ना। अब जो अभी 1-2 माह हैं 23 मार्च के, वो कहते हैं लॉन्ग मार्च से पहले के, तो उससे पहले अंदर मैंने पहले भी जिक्र किया है, कुछ थरथली मचेगी और तब्दीली की जो हवा है वो रुकी नहीं, थमी नहीं, वो बल्कि थोड़ी सी तेज़ हो गई है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।